ये है प्लूटो, हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट। एटलीस्ट हमें स्कूलों में तो यही पढ़ाया था, लेकिन फिर साल 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। क्या ये प्लूटो के साथ एक अन्याय नहीं था? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या उस समय साइंटिस्ट प्लूटो को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? इसी बात का पता करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का नाम था न्यू होराइजन्स। इस मिशन का काम था प्लूटो के पास जाकर प्लूटो के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। और इस मिशन से जो हमें प्लूटो के बारे में पता लगा है वो बहुत ही शॉकिंग था। हम सब प्लूटो के बारे में बहुत गलत थे। भले ही प्लूटो एक प्लैनेट ना हो, पर प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अनोखी जगहों में से एक निकला। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूटो के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और आखिर प्लूटो इतना अजीब क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं स्पेस रेस हिंदी। साल 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बॉग, उन्हें एक ड्यूटी सौंपी गई, एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट ढूंढने की जिसका नाम रखा गया प्लैनेट एक्स। क्योंकि साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि सोलर सिस्टम के आखिर में भी एक बहुत बड़ा प्लैनेट जरूर होगा, जिसकी वजह से नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट चेंज हो रहे हैं। तो क्लाइड टॉम्बॉग ने इस प्लैनेट को ढूंढना शुरू कर दिया, और कई महीनों के बाद टॉम्बॉग ने नोटिस किया कि एक लाइट धीरे धीरे नेपच्यून के पीछे मूव कर रही है, और इसी तरह हमें मिला एक नया प्लैनेट प्लूटो। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से क्यों निकाला गया। दरअसल उस टाइम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत ही हो रही थी। उस टाइम हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 20 प्लैनेट हुआ करते थे। 20 प्लैनेट, आखिर ये कब हुआ? दरअसल उस टाइम जब भी कोई एस्ट्रोनॉमर एक बड़ा मून या एस्टेरॉइड खोजता था तो वो उसे प्लैनेट घोषित कर देता था। अब अगर ऐसा ही चलता रहता तो हमारे सोलर सिस्टम में कई सौ प्लैनेट हो जाते। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स और पैरामीटर्स बनाए गए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे 2 रूल्स। नंबर 1, वो ऑब्जेक्ट सन के चक्कर लगाता हो, इसीलिए मून्स को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि मून्स चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स के, ना कि सन के। नंबर 2, प्लैनेट अपने एरिया में काफ़ी यूनिक और ऑलमोस्ट राउंड होना चाहिए, इसीलिए इस लिस्ट से एस्टेरॉइड्स को निकाल दिया गया, क्योंकि वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं और ज़्यादा यूनिक नहीं होते, और उनकी शेप भी ऑलमोस्ट राउंड नहीं होती। लेकिन प्लूटो तो इन दोनों ही केस में पास होता है। वो सन के भी चक्कर लगाता है और वो काफ़ी वाइब्रेंट और यूनिक भी है। तो आखिर क्यों प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया? सन 2006 में एक नया रूल निकाला गया। इस रूल के अकॉर्डिंग प्लैनेट जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसके आसपास उस ऑर्बिट में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि प्लूटो तो मूव ही करता है काइपर बेल्ट में, जहाँ पर लाखों एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। इसीलिए प्लूटो इस तीसरे रूल में पास नहीं हो पाता है, और इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब क्योंकि प्लूटो काफ़ी ब्राइट है, इसीलिए हमें प्लूटो बहुत पहले ही दिख गया था। इससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स को पता ही नहीं था कि काइपर बेल्ट नाम की भी कोई चीज़ है। इसीलिए हमें लगा कि प्लूटो अकेला है और हमने उसे प्लैनेट मान लिया। एक और रीज़न है जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगा कि प्लूटो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। दरअसल प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। अब प्लूटो के बारे में ऐसी कई सारी यूनिक बातें हैं जो कि उसे बाकी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। जैसे कि उसका ऑर्बिट, जो कि बहुत ही एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से प्लूटो कभी कभी नेपच्यून से भी पास आ जाता है। और प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स की तरह सीधा नहीं है, बल्कि 17 डिग्री पर टिल्ट है, जिसकी वजह से प्लूटो या तो हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर या फिर सोलर सिस्टम के नीचे रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने कभी प्लूटो का कंप्लीट ऑर्बिट नहीं देखा, क्योंकि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं मानते हैं। लेकिन प्लूटो बहुत अजीब है, और अजीब चीज़ें कभी कभी काफ़ी कूल होती हैं। इसीलिए नासा ने न्यू होराइजन्स प्रोब भेजा ये पता लगाने के लिए कि प्लूटो पर आखिर है क्या। पर यह मिशन आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि प्लूटो हमसे बहुत बहुत ही दूर है। होराइजन प्रोब को पूरे 9 साल लग गए प्लूटो तक जाने में।
जब प्रोब ने प्लूटो की इमेजेस लेना स्टार्ट करी तो पता लगा कि प्लूटो का एक बहुत बड़ा मून भी है जो कि प्लूटो के बहुत ही पास रिवॉल्व कर रहा है। अंदाजे के लिए हमारा मून हमारी धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर है और प्लूटो का मून प्लूटो से सिर्फ 20,000 किलोमीटर दूर है। अब क्योंकि प्लूटो का मून कैरॉन साइज में काफ़ी बड़ा है तो टेक्निकली सिर्फ कैरॉन ही प्लूटो के चक्कर नहीं लगाता बल्कि प्लूटो भी कैरॉन के चक्कर लगाता है। स्पेस में ग्रेविटी दरअसल इसी तरह काम करती है। जब दो बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ग्रेविटी से बंध जाते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक पॉइंट बनता है, उसे कहते हैं बैरी सेंटर। अब दोनों ऑब्जेक्ट उस बैरी सेंटर के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्लूटो भी कैरॉन के चक्कर लगा रहा है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि प्लूटो एक नीली बर्फीली और बहुत ही ठंडी दुनिया होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोब प्लूटो के पास पहुंचा और प्लूटो की क्लियर इमेजेस लेनी शुरू करी तो हमें पता लगा कि प्लूटो एक गैस प्लैनेट नहीं है, प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है। प्लूटो में आपको कई सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जैसे कि डीप ब्लू, वाइट, रेड, ऑरेंज और येलो भी। और अगर आप प्लूटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक प्लूटो पर हार्ट शेप भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस हार्ट शेप में एक साइड बिल्कुल वाइट है, वहाँ पर कोई भी एस्टेरॉइड टकराने के निशान नहीं है और वहीं दूसरी तरफ एस्टेरॉइड टकराने के निशान है जो कि काफ़ी अजीब है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो वाइट सरफेस है ये एक्टिव है, यानी कि ये सरफेस मूव होती है, क्योंकि अगर आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगी जो कि तभी बनती है जब ग्लेशियर्स मूव होते हैं। लेकिन जहाँ पर प्लूटो है वहाँ पर टेम्परेचर -227 डिग्री सेल्सियस है। अब इतने कम टेम्परेचर पर जो भी ग्लेशियर्स बनेंगे वो इतने सख्त होंगे जो कि मूविंग ग्लेशियर्स नहीं बना सकते। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों को लगता है कि प्लूटो पर ये जो ग्लेशियर्स बने हैं वो बने हैं नाइट्रोजन आइस के। हमारी अर्थ पर भी 70% हवा नाइट्रोजन ही है और आपने लिक्विड नाइट्रोजन तो देखी ही होगी, या तो रियल लाइफ में या फिर वीडियोस में। ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी होती है। अगर कोई भी चीज़ इस लिक्विड के कांटेक्ट में आए तो वो तुरंत जम जाती है। अब एक बार आप इमेजिन करिए कि प्लूटो कितना ठंडा होगा कि ये लिक्विड नाइट्रोजन भी वहाँ पर जम गई और इसी से वहाँ पर ग्लेशियर्स बने हैं। अब क्योंकि आपको पता ही है कि प्लूटो का ऑर्बिट बहुत ही अजीब है, कभी कभी प्लूटो नेपच्यून से भी पास आ जाता है और उस टाइम पे इतनी सनलाइट प्लूटो को मिल जाती होगी कि ये ग्लेशियर्स पिघल जाते होंगे और इसी तरह प्लूटो पर ये ग्लेशियर्स के निशान बन जाते होंगे। कई सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि प्लूटो का कोर गर्म है और प्लूटो की सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, जैसे कि यूरोपा और टाइटन पर है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट सन से जितना दूर रहेगा उसका कोर उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि यूरोपा और टाइटन बड़े प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी ग्रेविटी से इफेक्ट होकर उनके मून्स के कोर अभी तक गर्म है। लेकिन प्लूटो का कोर अभी तक गर्म कैसे है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी भी किसी के पास नहीं है। ये बात अभी तक हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि प्लूटो और कैरॉन आपस में टकराए होंगे। उस टकराने के बाद से ही वो एक दूसरे के चक्कर लगाने शुरू कर दिए होंगे। अगर आप कैरॉन को भी ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाओगे कि कैरॉन पर भी वही निशान है जो कि प्लूटो पर है। पर अनफॉर्चुनेटली ये इमेजेस प्लूटो और कैरॉन की लास्ट इमेजेस है। इन इमेजेस को लेने के बाद होराइजन प्रोब स्पेस की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया और इस मिशन के बाद कोई भी दूसरा मिशन प्लूटो पर नहीं भेजा गया। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।